पॉइंट ही नहीं समझते यार तुम लोग। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग का केमिस्ट्री का नया अध्याय शुरू हो रहा है, चैप्टर 3। नाम क्या है, नाम भूल गया मुझे। केमिस्ट्री बलगतिकी, हाँ अरे केमिकल बलगतिकी आ गया। इसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। बलगतिकी। अगर मैं बात करूं कि ये चैप्टर सरल है कि आसान है, चैप्टर सरल है कि कठिन है, हमारे पेपर में सरल आता है। क्या ढूंढ रहे हो? मिल गया? नहीं मिला? ढूंढ लो, मिल जाएगा। मैं तो बस पूछ रहा था कि मिला कि नहीं मिला। ढूंढ लो मिल जाएगा। मैं ढूंढ दूं? हो गया, अब कौन दोबारा बनाएगा। रासायनिक बलगतिकी, अगर हम एमपी बोर्ड की बात करें तो चैप्टर सरल आता है। अगर बाहरी लेवल की बात करें तो थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। मैथ इसमें ज्यादा है, पिछले चैप्टर में भी ज्यादा थी, इस चैप्टर में भी ज्यादा है। बड़ा है उतना ही जितना पिछला वाला चैप्टर था। कठिनाई की अगर हम बात करें तो अपने स्तर में कठिनाई इसमें ज्यादा नहीं है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएगा इससे, 3 या 4 नंबर का आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन इससे शायद ही आए। ठीक, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। बात करोगे इस साल की 2 लाइन की आई थी, परिभाषा रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है। बहुत सरल पार्ट, जहां शुरू हुआ है वहीं से 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। लोग बोल रहे थे पेपर में समझ में नहीं आ रहा, पूछ क्या रहा है। ठीक है, गांजा फूंक के पेपर देने जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। उसके लिए आपको 1 महीना एकदम दमदार रहना चाहिए। रासायनिक बलगतिकी में हम पढ़ेंगे क्या क्या, सबसे पहले समझ लो। पहले ये समझ लो बलगतिकी होती क्या है। बल लगाते हैं तो गतिकी हो जाती है। ठीक, गति यानी दुर्गति वाली। अरे मजाक कर रहा हूं। रसायन में जो अभिक्रिया होती है, क्या अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर की पढ़ाई है यहाँ पे। अभिक्रिया की दर पहली बात। दूसरी बात, अभिक्रिया की दर पर प्रभाव, इसको प्रभावित करने वाले जितने कारक होते हैं, इन सारी चीजों की पढ़ाई केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में की जाती है, जिस शाखा में केमिस्ट्री की पढ़ाई की जाती है, उसी क्या कहा जाता है, बलगतिकी। तो बलगतिकी क्या है? बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, और क्या क्या थे, और एक तो कुछ था। अच्छा इतना है, 2 हाँ, क्रियाविधि। अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है ना। बलगतिकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, केमिकल काइनेमैटिक्स। हाँ भाई, काइनेमैटिक्स तो वो दूसरा हो गया। तो मेन रूप से जो चैप्टर में पढ़ाई हुआ क्या है, अभिक्रिया की दर की ही पढ़ाई है। दर का मतलब क्या होता है, रेट। एनसीईआरटी में भैया इसको क्या लिखा है, पूरी एनसीईआरटी में इसको वेग लिखा है। क्या लिखा है, वेग। तो हम वेग ही लिख के पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम में सबसे बढ़िया रहता है, वहां पे नहीं आता रिएक्शन वेलोसिटी, वहां नहीं लिखा रहता रिएक्शन वेलोसिटी। यहाँ वेग लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या है, दर है। बटे में समय रहता है और कितना तेज परिवर्तन हो रहा है उसको लाना है। ठीक, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर मैं बात करूं कि पढ़ोगे क्या क्या, लोकल चीजें बता दूं। सबसे पहली जो तुम लोग पढ़ोगे पढ़ाई होगी अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, दर से रिलेटेड कई चीजें आ जाती करती हैं कि यहाँ पे दर निर्धारक पद होता है एक तो, दर निर्धारक पद। एक होता है तुम्हारा दर स्थिरांक। ठीक है, दर स्थिरांक। और क्या होता है यार, ताक्षणिक दर, ये तो दर के अंतर्गत ही आ गया। और क्या होगा, हाँ हो गया। दर के अंतर्गत ये 2-3 चीजें पढ़ लोगे और ये दोनों पेपर में आए हुए हैं। दूसरी बात आती करती है यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि। कोटि का मतलब ऑर्डर होता करता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ये 3-4 होती हैं। पहले कौन सी होती है, शून्य कोटि, फिर होती प्रथम कोटि, फिर होती द्वितीय कोटि, फिर होती तृतीय कोटि। ठीक है, और एक होती करती है छद्म एकाणुक अभिक्रिया, जो कि इसके अंतर्गत आ जाएगी। छद्म एकाणुक अभिक्रिया, स्यूडो रिएक्शन कहते हैं इसे। ठीक, बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक ट्रेंड देखा गया इतने में से डन, जो भी आता है इतने में से ही आता है अभी तक। मस्त क्वेश्चन होते हैं, मजा आ जाता है लगाने में। ठीक, तीसरा जो आता करता है आणविकता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आणविकता। इसको मैं कह सकता हूँ महा इजी। इसको मैं परिभाषा इस भाषा सब तुम ही लोग से लिखवाया था, है ना। ये मार्कर नहीं था, इतनी इंक डालने के बाद कोई चलेगा नहीं, यही था। तो आणविकता पढ़ना है, वही था। नया नया लग रहा है। इसका छुछी लंबा क्यों हो गया। ठीक है, इधर ध्यान दे तुम लोग।
आणविकता और कोटि आ गई, इन दोनों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, महा इजी, महा आईएमपी पलट लिए, कितने पन्ना है, मिल गए। चलो महा इजी क्वेश्चन आएगा, चौथा टॉपिक, कोटि वर्सेस आणविकता। इतने लोग बोलोगे और सुनाई नहीं देगा, पूरा लिख लूं, अक्षर पुजा लूं कि फिर ये फोन बज आ रहा है। कोटि और आणविकता, मतलब 20% बैटरी बची यार। कोटि वर्सेस आणविकता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों के बारे में अंतर आता है, और अंतर आ जाएगा तो बहुत बढ़िया आ जाएगा, ठीक है। एक इन दोनों में अंतर होता है, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक। यहाँ भी एक अंतर है, दर वर्सेस दर स्थिरांक। एक अंतर ये पढ़ना है और एक अंतर ये पढ़ना है। जिसको इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आएगा वो भैया वो ओशो को सुनने वाला है। वो जो लंबू आया था ना, वो ओशो को सुनता है भाई, वो दिमाग खा लेता है। इंसान का जन्म मृत्यु के लिए ही हुआ है, पगलान रहता है, मतलब चुप, उसको बहुत गरी आती है, इसीलिए। हो गया, आप नहीं जानते मत जानिए, जान जाएंगे दिमाग का रिक्त स्थान हो जाएगा। रिक्त स्थान में आप भर सकते हैं जो आपके दिमाग में आ रहा हो। बात यह है कि ओशो को सुन के बोलते हैं कि इंसान का सुख उसके अंतरात्मा में है, परमात्मा से लिंक होना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। पता नहीं क्या क्या है। अरे जो सामने खाने पीने को है उसको खाओ, असली सुख उसमें है। खाओ पियो ऐश करो, मजा नहीं लाइफ, पता नहीं कहाँ घुसे। ये एक टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद आ जाते करते हैं कुछ समाकलित व्यंजक। कौन आ जाएंगे? समाकलित व्यंजक और अवकलित व्यंजक आ जाएंगे, ठीक। ये किसके आते करते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसका नाम है अर्धायुकाल। क्या टॉपिक आएगा? अर्धायुकाल। ये टी हाफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद आ जाता करता है छठवां, संक्रियण ऊर्जा। क्या आ जाता है? संक्रियण ऊर्जा। और अपना चैप्टर यहाँ से हो जाएगा खत्म, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे ये सारी चीजें कवर हो जाएं, ये वाली, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता करता है अभिक्रिया की दर के बारे में, ठीक है। अभिक्रिया की दर, ला 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 ला, सब लोग अपनी नोट्स खोल लो। बलगतिकी के बारे में मैंने बता ही दिया। बलगतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, ठीक। अब सबसे पहली हेडिंग जो आती है वो होती करती है अभिक्रिया की दर, और यही पेपर में आ चुकी है, पेपर में आ चुकी है। ध्यान दीजिए, 2023 में पहला क्वेश्चन आया था चैप्टर का, विलयन क्या है। 2024 में आया था रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, ठीक है। बनाने वाला बहुत गजब का पेपर बना रहा है। अब अगले चैप्टर से आएगा, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, याद रखो, तैयार रखो, ठीक है। संक्रमण असल में उसका नाम ही गलत है, वो ट्रांजिशन, ऐसा लगता है संक्रमण फैला रहे हैं, बहुत जल्दी रिएक्टिव है, ऐसा नहीं होता। वो बीच में आते हैं इसलिए कहते हैं। बीच में आते क्यों, रखे तो नहीं। अभिक्रिया की दर का मतलब नॉर्मल सा होता करता है अभिकारक। हमें यहाँ दो चीजें चाहिए अभिक्रिया में, अभिकारक होता है, अभिकारक या फिर उत्पाद बोल सकते हैं। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर हो गया। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में क्या करना है हमें? परिवर्तन करना है। अब परिवर्तन की दर का मतलब है बटे में क्या हो जाएगा? समय का भाग। या तो परिवर्तन की दर बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो? समय के सापेक्ष। क्या बोल सकते हो? समय के सापेक्ष। या तो तुम सीधे बोल दो परिवर्तन की दर, दर नहीं लिखेंगे तब आप एक शब्द लिखेंगे समय के सापेक्ष। तो अभिक्रिया की दर होती क्या है? जो भी अभिक्रिया उसमें अभिकारक होता है और उत्पाद होता है, उनका सांद्रण होगा। सांद्रण में परिवर्तन किस दर से हो रहा है। प्रभावित करने वाले कारक हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, कल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना टॉपिक बोर्ड में लिखा था सब पढ़ना है, सब डिटेल में आना चाहिए। तो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में क्या होगा? परिवर्तन। सांद्रण हम किससे दर्शाते हैं? इससे दर्शाते हैं। और यहाँ समय है तो समय जाहिर सी बात है अपॉन में क्या आ जाएगा? dt।
फिलहाल हम डेल टी लिखेंगे क्योंकि ताक्षरी को आला लाने के लिए फिर वो लगाएंगे, ठीक है। डेल टी यानी समय के साथ समय में परिवर्तन। डेल टी का मतलब होता करता है अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो यहाँ पर क्या है, ये बर्फ है, ये क्या है, बर्फ है। बर्फ से पिघल के यहाँ क्या बनेगा, पानी बनेगा। मैं यहाँ पर समय रेखा बना रहा हूँ, एक मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, और मैं मान रहा हूँ कि ये कितना हो गया, 10 मिनट। कितना हो गया, 10 मिनट, ठीक है। ये समय रेखा है। 1 मिनट में मैंने बोला, मान लो अभी 0 मिनट है, अभी क्या है, 0। जीरो यानी बर्फ क्या है, 100% है, और ये क्या है, 0। ये कुछ हुआ होगा, 90 हुआ होगा, तो 10% क्या बन गया, पानी। मान लो 100 ग्राम बर्फ था, तो 10 ग्राम क्या बन गया, पानी बन गया। 90 ग्राम अभी भी क्या है, बर्फ। ऐसे होते होते ये 80 हुआ, ये 70 हुआ, ये जितना घटेगा इतना ही वो बढ़ेगा। डॉट 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 डॉट, ये क्या होगी, ये क्या हो गया, 100%, ठीक है। ये हो रहा है। तो यहाँ पर हम अगर देखें सांद्रण की बात करें, तो इसका सांद्रण क्या होते जा रहा है, इसका सांद्रण क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। इसका सांद्रण हम कह सकते हैं 1 से क्या हो गया, 0 हो गया। इसका सांद्रण क्या हो गया, 0 से 1। 1 का मतलब 100% होता करता है। तो सांद्रण में परिवर्तन क्या कैसा आ रहा है, बर्फ का सांद्रण कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो इसलिए इसके परिवर्तन की दर निगेटिव होती है, और इसका सांद्रण कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका सांद्रण की दर अभिक्रिया की दर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अगर दर के सामने माइनस लगा है, यानी उसका सांद्रण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सांद्रण यानी एकांक आयतन में मोलों की संख्या। मोल और तुम कहाँ निकालोगे, ऐसा समझ लो वस्तु खत्म हो रही है ना, बस। तो अगर वस्तु खत्म हो रही तो उसको हम क्या कह देंगे, सांद्रण कम हो रहा है। और अगर उत्पाद बन रहा है तो उसे क्या कह देंगे, धनात्मक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इसको सबको दर्शाते कैसे हैं, क्या कैसे फार्मूले वगैरह लेते हैं, उसके लिए हमें चाहिए एक एग्जाम्पल। क्या चाहिए, एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं लिया, पहले परिभाषा ये है, किसी अभिक्रिया में इकाई समय में अभिकारक के उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। इकाई समय का मतलब है समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष को हम और क्या कह सकते हैं, इकाई समय, एकांक समय। कोई दिक्कत? अगर मैं अभिक्रिया की दर का सूत्र बनाऊं यहाँ पे, जैसा मेरी नोट्स में लिखा हुआ है, अभिक्रिया की दर का सूत्र क्या है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समयांतराल। ये होता है सांद्रण। अब हमें ना अभिकारक पता ना उत्पाद पता, उसको कुछ वक्त के लिए हम क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, x। मान लो अभिकारक है, अब अभिकारक मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कुछ भी है, जो भी हो। और सांद्रण दर्शाने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, बटे में क्या आ गया, समय अंतराल यानी डेल टी आ गया। यहाँ भी डेल लगा है ना, ना ना ना, क्यों लगा है यहाँ पे डेल, तो ये हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा, ना लगाओगे तो आ जाएगा। इसका फार्मूला बनता है सांद्रण में परिवर्तन बटे, हाँ, इसको हम x2 माइनस x1 कह सकते हैं। बगल में मैंने बोला था लिख लो, नहीं लिखे हो तुम लोग, नहीं लिखे, हो गया, कोई जरूरत नहीं। तो इसको x2 माइनस x1 बोल सकते हैं, इसको t2 माइनस t1, मतलब बाद में कितना हो गया, पहले कितना था, है ना। वो जाहिर सी बात है, हमको डेसिमल वैल्यूज होंगी, बस इतना याद रखना है। इसको कैपिटल आर, स्मॉल आर, फलाना ढिकाना, जिससे मन उससे दर्शा सकते हो, ना दर्शाना दर बराबर लिख दो। एनसीईआरटी में बस इसी चीज को क्या लिख देता है, वेग। एनसीईआरटी में NCERT, अगर वेग आ जाएगा तो डर ना जाना, बोलते सर वेग आया है, क्या करें, विस्थापन बेटी समय लगाते क्या, लगा दोगे तो तुम्हारी भी लग जाएगी। अच्छे से आंसर लिखना। ये क्लियर हो गया फार्मूला। अब इसके बाद हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कि ए से क्या बना दिए हैं, बी, है ना। तो माना एक अभिक्रिया, क्या मानी हमने, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा। तो ए हम लोग का क्या है, ए है अभिकारक, और बी क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। इसके लिए जो बनाया गया समीकरण, वो क्या बनाया गया, अभिक्रिया की दर क्या हो सकती है, ए के लिए अगर लाएं तो ए के सांद्रण बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल टी। इसमें डेल लगाने की नहीं लगाना, मुझे यही ध्यान नहीं आ रहा, लगवाया हूँ। डेल की यहाँ कोई खास आवश्यकता है भाई, है डेल की आवश्यकता इसलिए क्योंकि घटेगा भाई। मान लो पहले ये क्या था, 5 मोल प्रति लीटर, बाद में हो गया 3 मोल प्रति लीटर, समझो।
ये पहले क्या था 5 मोल प्रति लीटर, बाद में हो गया 3 मोल प्रति लीटर, यानी इसका 2 मोल निकल के कौन बन गया, बी बन गया। तो इसका 5 से 3 हुआ यानी 2 पॉइंट घटा ना, इसलिए यहाँ पे डेल लगाना है। और बात ये है कि ये अभिकारक का, इसलिए इसमें क्या आता है, माइनस आता है। क्लियर है। इसका ये भी हो सकता है, इसका अगर दर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी के सांद्रण में परिवर्तन बटे क्या आ जाएगा, समय अंतराल। हो गया, बन जाएगा। मतलब सांद्रण किस स्पीड में कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, यही अभिक्रिया की दर है। ठीक है। पानी कितना तेज बन रहा है और बर्फ कितना तेज पिघल रहा है। अगर सांद्रण तेजी से घटेगा तो दर क्या हो जाएगी, दर बढ़ जाएगी, है ना। समय ज्यादा होना चाहिए कि समय कम होना चाहिए, समय ज्यादा होगा तो दर कम हो जाएगी, समय कम होगा दर ज्यादा हो जाएगी। यानी बर्फ से पानी बनने में अगर कम समय लगेगा यानी दर ज्यादा है ना। दर का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, यानी स्पीड कितना है, कितना स्पीड कोई काम हो रहा है। इसलिए एनसीईआरटी में हर जगह क्या लिखा है, वेग। अगर समय कम लग रहा है यानी वेग ज्यादा है, वेग ज्यादा यानी दर ज्यादा। समझ गए बात को, ज्यादा नहीं समझना था इसमें। अब इसको हम एक ग्राफ से भी दर्शा सकते हैं। इधर साइड हम क्या ले लेते हैं, समय, इधर साइड हम क्या ले लेते हैं, सांद्रण। अभी मान लो उत्पाद यहाँ है, सॉरी क्या बोल दिया, यहाँ पर क्या है, अभिकारक है, यहाँ पर क्या है, अभिकारक। अभिकारक मेरे पास अभी 100% है, अभिकारक मेरे पास अभी क्या है, 100% है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, उत्पाद, और ये मेरे पास अभी 0% है। मान लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मान लो 100%, ये मान लो 1 मोल प्रति लीटर है। कितना है सांद्रण, 1 मोल प्रति लीटर। अभिक्रिया शुरू हुई, अभिक्रिया शुरू हुई तो समय चलने लगा, छक 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 छक, घड़ी का कांटा टिक 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 चल रहा है, तो समय आगे बढ़ रही। तो अभिकारक का सांद्रण क्या हो रहा है, कंटिन्यू घट रहा है। बर्फ कंटिन्यू क्या हो रहा है, पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा। जिस दर से बर्फ पिघलता जाएगा उसी दर से हमारा पानी बनता जाएगा। जिस दर से बर्फ पिघलेंगी उस दर से पानी बनेंगे। बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। एक वक्त आता है जब दोनों यहाँ लड़ जाते हैं और साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, उसके लिए अच्छा उदाहरण भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह दिया गया, एक अभिकारक है और एक उत्पाद। ठीक है। तो ये अभिकारक यानी ये वाला कौन हो गया, ए, और ये वाला क्या हो गया, बी। हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि डेल बी अपॉन डेल टी, है ना, डेल बी अपॉन डेल टी। और इसको क्या कह सकते हैं, डेल ए माइनस अपॉन डेल टी। माइनस क्यों लग रहा है भाई, कम हो रहा है बेचारा। लो, यहाँ से तुम्हारी अभिक्रिया की दर हो गई खत्म। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया ना। इसके बाद आता करता है बड़ी अभिक्रिया वाले, जिसमें मोलों की संख्या दे दे। मैं इसी में समझा देता हूँ, है ना। कौन बड़ी सी जैसा, हाँ नहीं मिटाना था। यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर क्या है, डेल है अपॉन ये क्या है, डेल टी। अगर मान लो यहाँ पर होता स्मॉल ए और यहाँ पर होता स्मॉल बी, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है। मान लो ये 2 मोल होता, ये 4 मोल होता, इस टाइप का कुछ है। मान लो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ अणुओं की संख्या लिखी होती, तो अणुओं की जो संख्या लिखी होगी उसको पता है यहाँ 1 अपॉन करके लिखोगे, 1 अपॉन ए आ जाएगा और ये 1 अपॉन बी आ जाएगा, और ये क्या है, सब दर है। कोई दिक्कत, बस अभिक्रिया एक एग्जाम्पल लेके दिखा देना, ग्राफ बना दोगे, मास्टर लोट के नमस्ते मारेगा तुम्हें। बस अभिक्रिया की दर के बारे में क्लियर हो गया। अब इस साल 2 नंबर में आया था, 2 नंबर में इतना लिख के आता ना कोई बंदा, तो भी उतना ही पाता जितना थोड़ा सा लिख के आता, क्योंकि ये एमपी बोर्ड है दोस्तों, ये एमपी बोर्ड है, यहाँ चेक करने वाले ही आधे रिक्त स्थान है। ऐसा नंबर बांटे हैं इस साल केमिस्ट्री में, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट केमिस्ट्री में नंबर पा रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आता। तो अभिक्रिया की दर थी क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन कैसा हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है सांद्रण बढ़ रहा हो सकता है सांद्रण घट रहा हो। शर्त यह है कि समय के सापेक्ष, अर्थात इकाई समय में, है ना। बस अरे यार, हमने ये पढ़ा दर बराबर क्या होता है, सांद्रण में परिवर्तन डेल सांद्रण बटे डेल टी, यही ना हमने पढ़ा, सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो इसका मात्रक क्या आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मात्रक क्या आएगा, मात्रक, सांद्रण का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। अब बटे में कौन है, समय भी है, हो गया।
तो इसको अगर हम सुंदर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हो गया ठोस और द्रव के लिए। ये किसके लिए, ठोस और द्रव के लिए। मुझे वो सकला खाने का मन कर रहा है, सकला होता है एकदम, बहुत तेज मन किया मेरा। बढ़िया उबल जाए, फिर बढ़िया उसको छीलो, गरम गरम रहे, ऐसे खाओ। बात अलग है, हटक जाता है, लेकिन अचानक से मन किया खाने, मजा आ जाता है। ये ठोस और द्रव के लिए हो गया, शुरू हो गए। ये ठोस और द्रव के लिए। फिर तुम लोग में और 11वीं वालों में अंतर क्या रह जाएगा? कुछ अपने आप में ऐसे गुण लाओ कि तुमको मैं सेपरेट कर सकूं बाकी क्लास से। अब अगर गैस के लिए, तो गैस में तो हम सांद्रण लगाते नहीं, गैस में प्रेशर आ जाता है, तो उसमें प्रेशर के लिए इसका सांद्रण किस में नापा जाएगा, एटीएम में, अब बटे सेकंड। इसको क्या लिख देंगे, गैस के लिए एटीएम सेकंड, यानी मोल प्रति लीटर को ही क्या कह दिया जाता है यहाँ पे, एटीएम। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस वाले में क्या था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इस वाले में क्या है, एटीएम सेकंड इनवर्स। इसका जो मोल लीटर इनवर्स है वही इसका क्या है, एटीएम। ये ओनली फॉर गैस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। बस पेपर में पूछ भी लेगा, नहीं पूछेगा तो अपने से भी लिख देना, और आगे हमें जरूरत भी पड़नी है। मेरे साल 4 नंबर में मात्रक बसाया था। अब आता है अभिक्रिया में ताक्षणिक दर, है ना। ताक्षणिक यानी किसी एकांक समय, निश्चित समय, क्षणिक समय में अभिक्रिया की ताक्षणिक दर। असल में यही चलेगी आगे हमारे पूरे कोर्स में। जैसे करंट में मैंने बताया था, हम औसत करंट थोड़ी लगाते हैं हर जगह, वो तो ऐसे प्रत्यावर्ती धारक 0 होता है। हमारे रियल लाइफ में जो भी करंट बताता है वो आरएमएस वैल्यू होता है, ये जो यहाँ पे बताता करता है। ठीक, फिलहाल हम ताक्षणिक दर के बारे में देखते हैं। ताक्षणिक दर होती करती है किसी क्षण पर, क्षण यानी 0.003 सेकंड, पलक झपके, इस सेकंड पर, इतने सेकंड में दर बताइए, इतने सेकंड में, बहुत अल्प समय, यानी इसका समय होता है लगभग शून्य लेवल का। इसका जो समय होता है वो लगभग शून्य का हम ऐसे दर्शाते हैं, लिमिट में हमने पढ़ा था, मतलब ये 0 के लगभग ही, लगभग, बस इतना समझ लो। इसका मतलब होता है शून्य नहीं है, शून्य के लगभग। अब तुम्हारे अकाउंट में मान लो 1,93,911 रुपए हैं, तो क्या तुम्हारा ध्यान वो 11 रुपए में जाएगा? तुम शुरू के बढ़िया ये 1,10,000 वाला रेट देखो, बोले इतना है, उतना ध्यान भी नहीं रहता कि अकाउंट में इतना है। अब अकाउंट में 11 ही रुपए हो तो थोड़ा अजीब लगता करता है। ठीक है, कल मैं अकाउंट का रेट बताया, अकाउंट का रुपए बताया, मेरे अकाउंट में 11 रुपए, मेरे दोस्त दिखाए उसके उसमें 3 रुपए 68 पैसे थे। बोला देख हमा देख, मैं ज्यादा अमीर। हाँ चलिए आ जाइए। ताक्षणिक दर का मतलब हुआ किसी क्षण पर, परिभाषा आपको दिख रही है, किसी विशेष क्षण में अभिकारक के उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। इसके डेफिनेशन में वही सब है, बस एक शब्द ऐड हो गया, किसी विशेष क्षण में। किसी विशेष क्षण, क्षण कैसे लिखते हैं ऐसे में, मॉडल साइंस नहीं है। आगे सबको पता है, आगे वही है जो पुराना वाला था। पूर्ववत लिख दूं, पूर्ववत, तो मैं पूर्ववत कहां से पढ़ लिया, मैं कहीं तो पढ़ा हूं, मैं पूर्ववत पढ़ा हूं यार, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा। इसकी दर लाने के लिए हम जानते हैं R इक्वल टू क्या होता था, डेल एक्स अपॉन डेल टी होता था, है ना। यहाँ ये डेल टी जो है वो टेंस टू 0, इसलिए R इक्वल टू क्या है, इसमें लिमिट लग जाएगी, लिमिट डेल टी टेंस टू 0। ये लाइन ना पल्ले पड़ेगी मत लिखना, बस मैं बता रहा हूं। मुझे लग रहा है कोई दरबार कर रहा है, कोई सच में कर रहा है। ये क्या है, ताक्षणिक है, इसको तुम ताक्षणिक के लिए RINT बोल सकते हो, ताक्षणिक है। बहुत बार किए हो, डेल हट के क्या लग जाता है, डी लग जाता है, शॉर्टकट। डेल टी क्या है, बहुत अल्प समय, ये क्या है, बहुत अल्प समय, इतना अल्प कि हम की पलक मारे के चला गया समय। बस क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। पिछली परिभाषा इस परिभाषा में अंतर क्या है, पिछली परिभाषा इस परिभाषा में केवल छोटे से पॉइंट का अंतर, ठीक है। इसी के बाद मैंने लिखाया था दर निर्धारक पद, वो दिख नहीं रहा, ये रहा।
इसके बाद हाँ मिल गया, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक हम कल देखेंगे, प्रभावित करने वाले कारक हम कल देखेंगे। अब आता करते हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। प्रभावित करने वाले कारक कल के वीडियो में रहेंगे, बहुत अच्छा वीडियो होगा वो। अब हमें आना है कहां पर, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। सब पढ़ना है इस चैप्टर में, कुछ नहीं छोड़ना है। मोबाइल चल रहा है, बैटरी खत्म है यहाँ, देख रहना। ला 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 ला, द्रव्य आनुपातिक क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। ये तुम 11th में भी पढ़े हो, है ना। ये किस पर निर्भर करता है, अभिकारक के सांद्रण पर कि उत्पाद के सांद्रण पर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, अभिकारक के सांद्रण पर, ठीक है। इसमें अगर मैं कोई अभिक्रिया माना कोई अभिक्रिया स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी बी, ये क्या बना रहे हैं, स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी डी, कुछ बना रहे हैं। तो अगर हम इसमें द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगाएं, तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम से जो दर हमें प्राप्त होगी वो आर प्रोपोर्शनल क्या आ जाती करती है, ये कैपिटल ए की पावर ए इंटू कैपिटल बी की पावर बी। मैं जगह छोड़ा हूँ, डेफिनेशन वहां बताऊंगा, पहले तुम इसको देख लो। तो कैपिटल ए की पावर ए आ गया और कैपिटल बी की पावर क्या आ गया, बी। पहले तो ए का मतलब क्या है और बी का मतलब क्या है, ये दोनों अभिकारक है। तो पहली बात हमें यहाँ पे ध्यान देनी थी कि ये किस पर वैलिड है, ओनली अभिकारक। इसको केवल और केवल रिएक्टेंट से मतलब है, अभिकारक का मतलब होता करता है रिएक्टेंट्स, और वो तो प्रोडक्ट होता है। अभिकारक से मतलब है, अभिकारक का यहाँ पे क्या लिया जाता है, सांद्रण। अभिकारक क्या लिया जाता है, सांद्रण। इस तरह ब्रैकेट में अभिकारक को रख दिए, सांद्रण बन गया, ठीक दिख रहा है। और जो इनके अणुओं की संख्या होती है उसकी घात में लगी होती है, और इनका क्या किया जा रहा है, गुणा है, ठीक है। तो यहां से पता क्या चला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रण का गुणनफल उसकी दर के समानुपाती होता है। यही द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है, अभिकारकों के सांद्रण का गुणनफल उसकी दर के समानुपाती होता है, खत्म। प्रोपोर्शनल हटाते हैं, दर स्थिरांक आ जाता है। तो आर इक्वल टू क्या आ जाता है, के, और ये आ गया स्मॉल ए की पावर ए। अरे यार ये पता नहीं क्यों एक तो बनाओ तो दूसरा गड़बड़ हो जाता है। स्मॉल ए की पावर ए बोल दिया था क्या मैं, कैपिटल ए की पावर ए, और स्मॉल ए बी की पावर बी। फिर से उल्टा बोल दिया क्या मैं, आदत से मजबूर। कोई दिक्कत इसमें। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बता क्या रहा है, हमें प्रोपोर्शनलिटी बता रहा है, किसमें किसमें, अभिकारकों के सांद्रणों का गुणनफल और अभिक्रिया की दर में। फिर से नियम क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, ये अभिकारक है दोनों, अभिकारकों के सांद्रण, ये सांद्रण है, का गुणनफल उसी अभिक्रिया की दर के समानुपाती होता है। समझ गए, मतलब अभिकारक का सांद्रण जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही ज्यादा होगा। समझ गए, बस समझ रहे हो। मतलब जितना अच्छा क्वालिटी का घर में दूध आएगा उतनी बढ़िया चाय बनेगी, समझ रहे। अरे ऐसे ही देखते रहता हूँ मैं, मुझे प्राकृतिक सौंदर्य ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो कल इको पार्क नहीं गया, कोई प्राकृतिक सौंदर्य था ही नहीं। जहाँ के क्या है, दर स्थिरांक है, ये क्या है, दर स्थिरांक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। शुरू में नियम क्या है, फिर से एक बार बुक में पढ़ भी लो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दर की सांद्रण पर इसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती है। यहाँ पे क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर किसके प्रोपोर्शनल होती है, अभिकारक के सांद्रण का गुणनफल। कोई दिक्कत, रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है, यही द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है। कुछ बुकों में सांद्रण का दूसरा नाम लिखा रहेगा तो डर ना जाना, सांद्रण को कुछ जगह सक्रिय द्रव्यमान भी लिखा रहता है, ज्यादा अंतर नहीं। पेपर में मैं चाहूंगा यही लिखना, मस्त लगता है, ठीक है। तो ये टॉपिक पल्ले पड़ा। यहाँ केवल और केवल किससे मतलब है, मैं अभिकारक से। मैं चाहता हूं तुम्हें ऑन द स्पॉट सब याद होता चले, घर जाके एक राउंड रिवीजन करने में भी तुम्हें आलस आएगी, यार ये तो बनता है, इसको क्या रिवीजन करें।
इस लेवल का तुम्हें याद हो जाना चाहिए क्लास में। अब मैं तुम्हें सीबीएसई का तो पढ़ा नहीं रहा, एमपी बोर्ड ही पढ़ा रहा हूं। एमपी बोर्ड का मतलब जो तुम्हारे पेपर में आ रहा है, ठीक है, उसी को बार बार रिवाइज करो, अच्छे से समझो, सब याद हो जाएगा। तो यहां से ये वाला टॉपिक भी तुम्हारा क्या हो गया, डन। जहां पे दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, मैंने बताया एनसीईआरटी में क्या लिखा रहता है, वेग लिखा रहता है। वेग स्थिरांक क्या है इसके बारे में समझते हैं अब हम, यही है ना अगली हेडिंग। तो द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम हो गया, डन। याद रखना ये केवल किस पर आधारित है, अभिकारक के सांद्रण पर। इसका मतलब नहीं उत्पाद क्या है। तो अभिकारक के सांद्रण में क्या बोला मैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट किया जाता है ना। सुंदर लिख दोगे मास्टर मगन हो जाएगा। उनको चाहिए कॉपी में सुंदरता, है ना। आंसर को याद करना और आंसर को लिखना मैटर नहीं करता, आंसर को वहां किस प्रकार प्रेजेंट कर रहे हो, लिखने का तरीका क्या है वो मैटर करता है। वरना टेस्ट में तो बहुत लोग भी स्टोन सेतु वाले लिखे थे, लेकिन लिखने का तरीका भी तो चाहिए, किस तरह कहाँ क्या चीज है। अब तुम यहाँ बढ़िया लिख दो किरचॉफ के प्रथम नियम से, फिर एक टैब दो, फिर यहाँ पे लिखो बिंदु बी पर, फिर यहाँ पर से लिखो ये जानकारी, फिर यहाँ पर आ जाओ बिंदु डी पर, फिर ये जानकारी आ जाए, ये समीकरण 1 बने, ये समीकरण 2 बने, फिर यहाँ लिखो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, फिर एक टैब दो, फिर यहाँ पे आ जाओ लिखो बंद परिपथ इसमें, फिर यहाँ एक जानकारी आ जाए, फिर इसी के नीचे लिखो बंद परिपथ दूसरा वाला, फिर ये जानकारी आ जाए, फिर यहाँ से लिखो समीकरण 1 और 2, 3 और 4 का भाग देने पर। ये कहलाता लिखने का तरीका। फॉर्मेटिंग सही रखो, फॉर्मेटिंग कॉपी में ऐसे रखो कि चेक करने वाले को लगे कि यहाँ कुछ ढंग का है। यहाँ जहां पाए वहीं लिख रहे हैं, जहां से मन पड़ा वहीं से लिखने लगे, ये लाइन के नीचे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, फिर लेवल क्या रह जाएगा। उनमें तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि भाई इसके अंतर्गत आ रहा है, इसके अंतर्गत आ रहा। जैसे नोट मेकिंग होती है तुम्हारी, देखो एक पॉइंट यहाँ होगा, फिर उसका सब पॉइंट यहाँ, फिर उसका सब पॉइंट यहाँ रहता है ना। ऐसे ही यहाँ भी फॉर्मेटिंग सही रखो। अब इसी में देखो जो तुम लोग को प्रिंट करके दिया हूँ राहुल की नोट्स, उसमें फॉर्मेटिंग देखो किस तरह की है। फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी होती है ना, एक लेवल होता है। बराबर कोशिश करो एक ही सीधी रेखा में, का है बोर्ड गंदा, बराबर कोशिश करो एक ही लाइन में आए, मस्त लगता है। कभी बुक में उठाओ, उसमें सगले बराबर देखो बीच में। मेरन फिजिक्स के व्यंजक देख लो, जितने बुक में प्रिंट करके जो दिया हूँ, फिजिक्स के व्यंजक देखो, फॉर्मेटिंग देखो, फॉर्मेटिंग ज्यादा जरूरी होती है एग्जाम में। दर स्थिरांक वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल क्वेश्चन। यहाँ चमकता है क्या, यहाँ लिखे देता हूँ दर स्थिरांक, यहाँ पर नहीं चमकता है, उसके नीचे चमकता था, उसके नीचे चमक रहा है, वहां पर दिख रहा है, उसके यहाँ पे चमक रहा है, यहीं पर लिखा। हाँ, दर स्थिरांक का मतलब क्या होता है क्या ये है, अभी सिर्फ आया, अब है क्या हमें ये नहीं पता। आया कैसे था, हमने क्या बोला कि माना कोई अभिक्रिया, डेफिनेशन में यहाँ लिखता हूँ फिर, है ना, डेफिनेशन हमने क्या बोला, माना कोई अभिक्रिया, समझना क्या अभिक्रिया थी, एसमविकेशन, ये क्या बनाया था C प्लस D। फिर हमने क्या लगाया यहाँ पे, द्रव्य आनुपातिक क्रिया का नियम, क्रिया का नियम ना लिख देना तुम लोग, क्रिया के नियम से। तो हमें क्या पता चला कि R प्रोपोर्शनल क्या होता है, A का सांद्रण और B के सांद्रण का गुणा कर दिए घात लगा के, ठीक है। सब इसी से आगे बनेंगे, इसी से कोटि बनेगी, इसी से आणविकता बनेगा। साहब याद रखो, आगे चल के हर व्यंजक इस लाइन से शुरू होगा, याद है ना, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, सब इसी से शुरू होंगे, सब के सब। 2 ठो को तो पढ़ाते हूँ, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। क्या अभी 10% बचे, 10 मिनट चल जाएगी, पता नहीं क्यों चार्ज में नहीं लगाता, ध्यान नहीं रहता। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आ जाता है, के, और ये आ जाता है ए, और ये बी आ गया, ये ए आ गया, बी आ गया। जहां हमने क्या बोल दिया, जहां के क्या है, दर स्थिरांक, के दर स्थिरांक तो है, लेकिन है क्या इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं कैसे, बस यहां से ध्यान दीजिए, तो ना तो अभी पढ़ाया। अब आ जाओ, यदि हम ए का सांद्रण और बी का सांद्रण क्या ले लें, 1 मोल प्रति लीटर ले लें, मतलब एकांक, इसका मतलब क्या है, यूनिट, यूनिट का मतलब क्या है, एकांक, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इकाई सांद्रण, इसी को क्या कहा जाएगा, इकाई सांद्रण,
इस पर बात कर रहे हैं इकाई सांद्रण पर, ये सब 1 1 हो जाए खत्म। तो R इक्वल टू के मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, बस यही इसकी डेफिनेशन। यदि अभिकारक और उत्पाद का सांद्रण एकांक हो, यदि अभिकारक और उत्पाद का सांद्रण एकांक हो, यानी 1 मोल प्रति लीटर हो, 1 मोल प्रति किलोग्राम हो, जो भी हो 1 मोल, ठीक है, और उनके मोलक संख्या भी 1 1, तो जो अभिक्रिया की दर आएगी वो दर ही दर स्थिरांक कहलाती है। जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की बात करें, E इक्वल टू क्या होता है, F/Q, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बल ही है, लेकिन कब, जब वो 1 कूलाम के आवेश पर लगे, है ना। तो जो बल है वही विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र ही बल है। विद्युत क्षेत्र के बल कहलाने की शर्त यह है कि एकांक आवेश होना चाहिए। यहां भी क्या है, दर स्थिरांक भी असल में अभिक्रिया की दर ही है, कोई अलग चीज नहीं है, नाम दूसरा हो गया। दर स्थिरांक कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, अभिक्रिया की दर ही है। हम ये भी कह सकते हैं कि K इज सिंपली dx/dt, क्यों, क्योंकि वही है, नाम अलग कर दिए, ठीक है। बस एक शर्त आ जाती है, शर्त ये है शर्त ये है कि सांद्रण एकांक, सांद्रण एकांक, एकांक सांद्रण पर अभिक्रिया की दर ही दर समीकरण दर समीकरण, इसको दर समीकरण कहते हैं, तो बताना भूल गया। एकांक सांद्रण पर अभिक्रिया की दर ही दर स्थिरांक कहलाती है। क्लियर हो गई बात, बस बुक में आपके लिखी हुई है, किसी सांद्रण इकाई सांद्रण के साथ संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की दर ही दर स्थिरांक कहलाती है ना। मतलब इकाई, एकांक या फिर इकाई, इकाई सांद्रण पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ही क्या है, दर स्थिरांक। एनसीईआरटी में वेग स्थिरांक है, ठीक है, कंफ्यूज ना होंगे। बताओ एक भी कठिन लगा ये टॉपिक, बस तुम्हें यही याद रखना है, जो दर था वही दर स्थिरांक है। बस एक शर्त है कि जो दर स्थिरांक हो 1 मोल सांद्रण पर चलता है, 1 मोल नहीं, एक एकांक सांद्रण पर चलता है, 1 मोल प्रति लीटर पर चलता है। कोई दिक्कत, ये डेफिनेशन लिखना है, फिर ये नीचे यहां तक लिख देना है, बस खत्म, समझ गए। बस यहां से अगला नियम दर नियम समीकरण आ जाता है ना। क्या आ जाता है, दर नियम समीकरण। यहाँ आर क्यों लिखो, यहाँ तो एक्स होना चाहिए ना, जहां लिखे हो एक्स होना चाहिए ना वहां पे, इसी से आ जाता करता है दर नियम समीकरण। यहाँ पे बता देते हैं, वहां आर ही रहेगा, मुझे क्यों लग रहा है एक्स होना चाहिए। अरे मैं लिखवाया था, ये जरूरी थोड़ी है कि सही हो। अरे तो दर आर का मतलब क्या होता है, dx/dt, तो वहां पे तुम्हें dx और dt लिखना चाहिए ना, आर की वैल्यू ना रखी जा रही है। आर की वैल्यू क्या है, दर नियम समीकरण यही है जो लिखा हुआ है, आर बराबर लिखा है ना, इसी को दोबारा लिख दो। आर इक्वल टू क्या होता है, k इंटू ए की पावर a इंटू बी की पावर b। आर की वैल्यू क्या होती है, dx/dt, है ना। अगर तुम सांद्रण लिखना चाहो तो ऐसे लिखना चाहो लिख सकते हो, dx/dt इक्वल टू k a की पावर a b की पावर b। आ गया। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभिकारक का सांद्रण है, तो अभिकारक के सांद्रण की दर क्या होगी, निगेटिव। एक्स यहाँ उसका नाम हो सकता है, जो भी होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ से, बस खत्म यहाँ स्टॉप है। तो यहाँ से आप क्या, दर, अभिक्रिया की दर, दर स्थिरांक, सब कुछ हो गया। दर स्थिरांक के कुछ वो हैं, इसको आर ही दिया है, दिखाओ थोड़ा कंफर्म कर लो, एक सेकंड, मतलब अवकलन ना किया जा रहा है, रुक जाओ मुझे देख लेने दो पहले। गलत है, मैं सही लिखा हूँ, गलत नहीं है, तुम लोग गलत देख रहे हो। यहाँ आर से वो पी बोल रहा है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उस चीज को मैं एक्स मान रहा हूँ। अगर तुमको वही वाला चाहिए तो मैं वही कर देता हूँ, एनसीईआरटी ने जिस तरह दिया मैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक, कंफ्यूज ना हुआ करो भाई। तुम खुद सोचो कि आर क्या है, दर है। दर का मतलब क्या है, हमने बोल दिया dx/dt, जहां x क्या है, कोई भी तत्व का नाम, बॉक्स लगा दो, क्या बन गया, सांद्रण बन गया। यही ना बता रहा हूं मैं, शुरू से बता रहा हूं डिटेल से। वो आर जो लिखा है बुक में सुधारने ना लगना, सही है वो भी, बस रिएक्टेंट है वो, ठीक, उसके ऊपर एक लाइन ऐड कर लेना, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एक अभिक्रिया जो एनसीईआरटी जैसा है, जैसा एनसीईआरटी में है उस तरह बता रहा हूं, ठीक है। माना कोई अभिक्रिया, क्या बोला इसने, माना कोई अभिक्रिया आर से पी है,
अब मैं अभिक्रिया क्या मनवा रहा था, हाँ मैं ये मनवा रहा था, फिर उसी में यहाँ लगाया हुआ है। दिखाओ कैसे लगाया है। वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे लिख देता है, मैं उसको यक्स मान के लिखवा दिया था, यक्स मान दिया इकट्ठा के। अरे वो कहाँ गया, अरे अभी वाला बताओ, अभी जो बताना है। मेरी राहें तेरे तक हैं, हाँ ये दिया हुआ है, ठीक। आर से पी दिया हुआ है, तो ये यही वाला टॉपिक है। तुम तो शून्य कोट में पहुंच गए भाई, तुम मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, मेरे को कंफ्यूज करते हो तुम। यहाँ तो ये वाली करा तो दिया यार तुम, आर वो उसको मान आ लिया है। वही था, हो गया, दोबारा क्या बनाना है, समझ गए हो ना। ये जो समीकरण आता है, इस समीकरण को दर नियम समीकरण कहते हैं, ठीक। ये जो दर नियम समीकरण है, इसको बस चेंज कर दिया गया है। क्या, मान लो यहाँ पे आ गया डी अपॉन डी टी, माइनस में यहाँ पे क्या है, सांद्रण एक्स है, और रिएक्टेंट के लिए तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया है, आर। किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए, तो क्या लगा दिया है, आर। किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए, फिर यहाँ भी आर आ जाएंगे, ठीक है। बस मैं यहाँ पे तुम्हें ए और बी करके दिखाई देता हूँ। इस आर का मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स। फिलहाल जो मेरी ओरिजिनल रिएक्शन है उसमें कितनी रिएक्टेंट्स हैं, 2 लोग, ए और बी। और उस वक्त में ए और बी दोनों को क्या मान के लिख रहा था, यक्स, है ना। उस वक्त में ए और बी दोनों को क्या मान के लिख रहा था, यक्स। हमारी एनसीईआरटी में आर लिखा, हम भी आर ही लिखवाए हैं, उसी से तो नकल करके लिखवाता हूँ तो आर ही लिखा हुआ है। आर का मतलब वहां पर क्या है, रिएक्टेंट्स, याद रहेगा, जिसको हम यक्स बोल रहे थे वही रिएक्टेंट्स है। इसको दर नियम समीकरण कहते हैं। आगे जो भी हम पढ़ेंगे यहीं से शुरू ही होगी कहानी, इसलिए अच्छे से पढ़े रहो। और इसी का दूसरा नाम क्या है, अवकलित वेग समीकरण, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, याद रखना, अवकलित वेग, वेग बोलो या फिर दर बोलो, समीकरण, अवकलित दर या वेग समीकरण, ठीक। केमिस्ट्री में बताओ वेग और दर में अंतर नहीं, हम लोग फिजिक्स में कितना अंतर है। मान लो अगर वेग 10 मीटर पर सेकेंड है और त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड है, दर, तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में ताकतवर कौन हुआ। वेग 10 मीटर पर सेकेंड है और त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड है, तो पावरफुल कौन होगा, त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, पावरफुल कौन होगा। मान लो अगर बोल रहा है कि कोई वाहन है, वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, और कोई वाहन है जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, तो कौन सा वाला ज्यादा तेज होगा, त्वरण वाला। ये हमारी फिजिक्स है और ये है केमिस्ट्री। कोई दिक्कत यहां तक। फिर आता है यहां पर अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, तो उसी अंतर में आ जाएगा ना, इसीलिए तो करा रहा हूं, वो अंतर में ही आ जाएगा। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी क्लास में, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इसको जरूर पढ़ लें। मैम यही वाला तो नहीं पढ़ाएंगे, उनसे जाके सच में पूछना, आज तुम लोग स्कूल जा रहे हो ना तो पूछना, वो जानती होंगी। अरे यूनिफॉर्म में नहीं हो, ये लोग जाएंगे नहीं, ये लोग पूछ लेंगी। कुछ चीजें देखो मुझे नहीं आती, अब मुझे ये एक्सेप्ट करने में भी बिल्कुल शर्म नहीं आती, महा निर्लज्ज टाइप का आदमी ये जाके अपने स्कूल के सर से पूछ लिया करो, ठीक। मैं बस ये जानता हूँ कि तुम एमपी टॉप कैसे करोगे, और अगर तुम मेरी स्ट्रेटजी में चलो ना किए टॉप तो क्या कहूँ, चलो तो मूर्ख दिवस के दिन तुमको इतना मूर्ख बनाते हुए समझाता हूँ, है ना, लेकिन तुम लोग मने मन बोलते हो ख्वाब दिखाता है यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस मेरी बैटरी चल जाए। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक, दरबार न करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर। अभिक्रिया की दर आर होती है, दर स्थिरांक के होता है। पहला अंतर आप परिभाषा लिखेंगे, पहला अंतर क्या है, परिभाषा, इसकी डेफिनेशन लिख देना और इसकी भी डेफिनेशन लिख देना। रावेंद्र जैसी हरकत कर दिया तुमने, है ना पहला अंतर डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पे पता है सबको, क्या, बांध दो दांते खा लो, 7% बची हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ परिभाषा सबको पता है, 7% है बैटरी। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय के सापेक्ष अभिकारक या उत्पाद दोनों के लिए चलता है के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। इसमें क्या लिख दोगे,
इकाई सांद्रण पर, है ना, संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर ही दर स्थिरांक, है ना। बस, तो दोनों की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद मात्रक लिख देना। दूसरा अंतर, इसका मात्रक क्या था, इसका मात्रक हम पढ़े थे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, बता दिया हूं कैसे, भूल गए, तुम्हारी गलती। दूसरा, इसका मात्रक कोटि पर निर्भर करता है। अभी कोटि पढ़े हैं, कोट कल पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। तीसरा होता है ये सांद्रण पर निर्भर करता है, करेगा ही बेचारा, सांद्रण पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर। इसका तीसरा अंतर होता है सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता, रीजन क्या है इसका, इकाई सांद्रण पर बात होती है। किस पर, कोई दिक्कत, तीन चकाचक अंतर हो गए। चौथा अंतर क्या था, ताप का प्रभाव, चौथा था ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है, दर स्थिरांक का मान बढ़ जाता है ना। ताप के दोनों प्रोपोर्शनल है ना, आर प्रोपोर्शनल भी टी है, और अब वही तो है, कुछ अलग थोड़ी है, वही तो है। ये भी हो जाएगा के प्रोपोर्शनल टी, ये कोई अंतर नहीं है, अंतर में नहीं आता। पांचवा सबसे बड़ा अंतर माना जाता है, ये साम्यावस्था पर बात होती है। साम्यावस्था पर आर एफ इक्वल टू होता है आर बी। अब ये आप हिंदी में समझ लीजिए, आर एफ और आर बी का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हो गया इसका हिंदी मतलब। इंग्लिश बोलो, हिंदी में होता करता है अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर होती है। साम्य अवस्था सबको पता ही है ना, वो सब पढ़ाया हुआ है। साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर होती है, लेकिन इसका अनुपात साम्य स्थिरांक कहला जाता है। इसमें लिखा होगा अपने साम्य अवस्था पर अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की दर स्थिरांक का अनुपात साम्य स्थिरांक कहलाता है ना। मतलब इसमें क्या हो जाता है, साम्य अवस्था पर, साम्य, कितना बढ़िया नाम है ना। साम्य अवस्था पर क्या होता है, के एफ अपॉन के बी इक्वल टू के सी। ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं, पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे 11th में जब संबंध प्रूव किए थे के सी और के पी में, तो उसमें हम 2 बार लगाते हैं, फिर भाग देते हैं तो के एफ अपॉन के बी आता है। के एफ अपॉन के बी को हम क्या लिख देते हैं, के सी। फिर प्रेशर के लिए लगाते हैं तो यहाँ पे के पी लिख देते हैं, है ना। याद है, याद नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ाया था, पढ़ा ऐसे करो कि हल्का हल्का याद रहे, ठीक है। बोल तो फुल्की खाने के बाद हमको टेस्ट भर याद रहता है, किसके यहाँ का कैसा है, वहाँ की नहीं याद रहता है। मैं तो इतना फुल्की खाया हूँ, मुझे एक एक जगह का टेस्ट याद है, कहाँ कैसा है। हाँ, मेरी फेवरेट जगह है कुछ, वहां में खाता हूँ। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में 3 नंबर 4 नंबर, मजा आ जाएगा, आ भर जाए। अभिक्रिया की दर, इस साल सेपरेट 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत सरल क्वेश्चन आया था। अरे हो तो अभी तक मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इसी में आ डाला है, टिकट। ये बताया जा रहा है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक। अभिक्रिया की दर में सबसे पहले आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एकांक समय में, या फिर एकांक समय ना लिखना हो तो भी बन जाएगा, लेकिन मेरी मानो लिख दो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाता है, ठीक है। इसे आज से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे, एकांक सांद्रण पर संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। इसको चाहो तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, एक और तरह से पूरा यही लिख देना जो इसकी डेफिनेशन है, बीच में एक शब्द ऐड कर देना। इकाई समय लिखते हैं उन्हें इकाई सांद्रण भी लिख देना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में इकाई सांद्रण पर, है ना, अभिक्रिया की दर। यार तो सांद्रण में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं सांद्रण परिवर्तन मत लिखना, जो है वही लिखना। इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसका फिक्स नहीं होता, कोट पर निर्भर करता है। कोटि क्या होती करती है, कोटि है कितने अभिकारक हैं, नॉर्मल सी बात। कोटि का मतलब कितने अभिकारक हैं, 2 ठो है कि 3 ठो है कि 4 ठो है, ठीक है। ठीक, जैसे मान लो हमने अगर बोल दिया 2H2 प्लस नहीं, हाँ O2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2H2O बनेगा। तो कितने अभिकारक है, 3 ठो, 3 है,
दो ये है और एक ये, तो यही अभिक्रिया की कोटि है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? यही आणविकता भी, थोड़ा सा अंतर हम बाद में देखेंगे, अभी नॉर्मल भाषा में इतना समझ लो। फिर क्या बता दिया मैंने, ये सांद्रण पर निर्भर करता है, क्योंकि परिभाषा में ही लिखा है सांद्रण पर ही तो है। सांद्रण कम, अभिक्रिया की दर निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सांद्रण बढ़ेगा, अभिक्रिया की दर पॉजिटिव हो जाएगी। इसको सांद्रण से मतलब ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम सांद्रण 1 मोल ला लें, 1 मोल प्रति लीटर पर ला लिए, ये ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ये भी ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। मैं इसे अंतर नहीं समझता, ये कोई अंतर है? अंतर तब होता है जब ये बढ़ता और ये घटता, लेकिन इसमें ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता। साम्यावस्था पर क्या होता है, ये अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में पढ़ना है। साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर, है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों की दर बराबर होती है। साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया क्या, साम्य स्थिरांक, दर स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया के दर स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया के दर स्थिरांक का अनुपात साम्य स्थिरांक के बराबर होता है। बस लोगों को याद नहीं होता, क्योंकि फार्मूला याद करते नहीं है। फार्मूला याद करो, थ्योरी बनाना सीखो। क्लियर? यहाँ से आपकी क्लास समाप्त होती है। आज हमने जो जो पढ़ा है उसको घर जाइए, रिवीजन कीजिए। हम जिस अध्याय में चल रहे हैं आप भी उसी में चलिए। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। उसको मैंने जानबूझ के होल्ड पे कर दिया ताकि जो छोटे छोटे थे वो एक वीडियो में हो जाए। ठीक किया कि गड़बड़ किया? ठीक है, छोटे छोटे सब डन हो गए। एक तो छोटा वाला रह गया बेचारा, वो दर निर्धारक पर, है ना, वो थोड़ा आगी होगी से लकड़ी उकड़ी समझाना पड़ेगा कि मोटी लकड़ी है, जलने में उसको ज्यादा समय लगेगा, तो अभिक्रिया की दर वही डिसाइड करेगी, उसको मैं कल समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ क्लास समाप्त होती, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप रसगुल्ला खाओ यार, मजा आ जाएगा।